नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है। एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं, शायर रहे हैं। इनको कोट हमारे आदरणीय अविनाशी मोदी जी भी संसद में कर चुके हैं, रफीक सादानी साहब। उनकी एक रचना है, जी। तू जितना समझत हो उतना महान थोड़े है। खान तो लिखत है लेकिन पठान पठान थोड़े थोड़े है। हैं। मार मार के हमसे बयान करवाइस, ईमानदारी से हमरा बयान थोड़े है। हम ईमानित है, मोहब्बत में चोट खाइस है। जितना चिल्लात है उतना चुटान थोड़े है। लगभग 8-9 दिन हो गया पहलगाम में हमला हुए। 22 अप्रैल को हुआ था, आज 1 तारीख है। मजदूर दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दी कि कोई ठोस काम हुआ हो। हाँ, मोदी मीडिया ने तो युद्ध भी करा दिया पाकिस्तान से, घुटने भी लिटा दिया और बूंद बूंद के लिए तरसा भी दिया, लेकिन वो सब खाली मोदी मीडिया तक है। हकीकत में अभी ऐसा कुछ है नहीं। आज मोदी जी गए थे महाराष्ट्र, मुंबई। वहां पे हिंदी बोले, अंग्रेजी बोले। एक वेब सीरीज का वो था कॉन्क्लेव, उसमें गए हुए थे। तो वहां पे बढ़िया फिल्मों के बारे में बताया मोदी जी ने, ओटीटी के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि पाकिस्तान को क्या धूल चटाएंगे। वैसे सर, आप बता रहे थे चुटकुला कि मोदी जी ने पाकिस्तान को तो कुछ कहा ही नहीं था। उन्होंने कहा था आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। हम्म। अब वो मिलाएंगे, वो लंबा प्रोसेस उनका चलता है। अब मतलब ये जो खबरें आ रही थी तो जी। उसमें किसी चैनल पर किसी हम देख रहे थे सोशल मीडिया के उस पर कि कहाँ हम्म। पर ये बात कही है कि हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। वो तो आतंकवादियों को कहा है। हम्म। आप लोग बार बार पाकिस्तान पर हमले की बात पूछ हाँ, रहे हैं, मोदी जी ने अपने पाकिस्तान। मुंह से नाम नहीं लिया। तो हाँ। ये हमें भी चौंकाने वाली हाँ। बात लगी। कहीं मोदी जी ने ऐसा तो नहीं कहा है प्रधानमंत्री ने कि हम पाकिस्तान को मटका मेट कर हाँ। देंगे या हाँ, धूल चटा देंगे या कुछ। कतई नहीं कहा। हाँ, ये जरूर है कि अप्रत्यक्ष रूप से ये बात मानी जाती है कि जो होता है आतंकवादी घटनाएं भारत में होती हैं वो पाकिस्तान के संरक्षण में हाँ, ये साबित तो हो जग चुकी है। जाहिर है। चल ये जग जाहिर है। जग जाहिर है। अब सर, एक मीम चल रहा है सोशल मीडिया में कि पाकिस्तान और इंडिया की फोर्स बॉर्डर पे खड़ी है। तो पाकिस्तान की फोर्स का एक जवान कहता है, देखो हमने तुम्हारे यहाँ पहलगाम करवा दिया, तुम क्या कर रहे हो। तो हिंदुस्तान का जो की तरफ जो आदमी है, वो कह रहा है हम जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। तो मुझे याद आया, मैंने क्लास में पढ़ा था, एक तुगलक हुआ करते थे हमारे यहाँ बादशाह। तो तुगलकी फरमान एक, फिरोज शाह तुगलक। हाँ, चमड़े का सिक्का उन्होंने चलाया था, बंद किया, फिर दिल्ली से दौलताबाद राजधानी की थी। अब बड़ी खबर यही है सर कि फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि जब जनगणना हो, जातिगत जनगणना हो, तो उसमें मुसलमानों की भी गिनती हो, जिससे पता चले कितने हैं। क्या कहेंगे। नहीं, ये तो होगा ही। देखिए, ऐसा है कि देश के अंदर जो 140 करोड़ आबादी की बात कही जाती है उसमें कहीं अल्पसंख्यक यानी मुसलमान जी। अल्पसंख्यक में तो सिख भी हैं, जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध बौद्ध भी भी हैं, हैं, पारसी पारसी भी हैं। हैं। कई लोग हैं। तो मिला करके अल्पसंख्यक बना है यानी जी। कम तादाद वाले, कम जी। आबादी वाले। तो बड़ी आबादी तो हमारा सनातन धर्म की है, हिंदू समाज की। हम्म। तो उसमें कहीं ये माइनस करके तो बताया नहीं जाता। हो तो मोदी जी जहाँ भी जाते हैं चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि हमारे देश की 140 करोड़ आबादी हम्म। का मैं सबका साथ लाजमी दूंगा, बात है, हैं भी वो है। पूरे देश के तो जब प्रधानमंत्री हैं। ये जनगणना होगी तो हम्म। उसमें कहाँ से मुसलमानों को छोड़ दिया जाएगा। तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है हम्म। कि ये अच्छी बात है कि इसमें मुसलमानों का भी पता चल जाएगा कि कौन किस जात में कितना प्रतिशत है। हम्म। अच्छा सर, हमको ये नहीं समझ में आया अभी तक कि जातिगत जनगणना का अचानक कल दिन निकला। और कल से हम लोग कल बात कर ही रहे थे कि अब टीवी चैनल वाले अब पाकिस्तान से युद्ध के बजाय वो जातिगत जनगणना जीतेंगे, लगे हैं कल से भाई लोग। तो मोदी जी ने, याद होगा, चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं वो भैंस खोल ले जाएंगे, सोना ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे। हमारे योगी आदित्यनाथ जी तो 2 कदम आगे बढ़ गए थे। उन्होंने कहा था कि जो लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, कहते हुए भी शर्म लग रही है मुझे, कि वो रावण और दुर्योधन के वंशज हैं। अब भाई पता नहीं किसके बारे में कह रहे थे। एक नितिन गडकरी जी हैं, वो कह रहे थे कि जाति पूछेगा वो लात मारूंगा। अनुराग ठाकुर साहब संसद में राहुल गांधी से कह रहे थे जातिगत जनगणना के लिए, जब राहुल गांधी कह रहे थे तो कह रहे उसका थे कि मजाक उड़ाया था हाँ, कि कि इसकी, तुम्हारी क्या जात है, हाँ, पहले वो जात का बताओ। पता नहीं, वो जातिगत जनगणना की जिसकी बात कर जात का रहा है। पता नहीं वो जात की जनगणना कंगना करेगा। रनावत जी भी कह चुकी थी। हम्म।
अब सर एक चीज लेकिन राहुल गांधी का मुझे याद है, राहुल गांधी ने बात कही थी, कई सभाओं में कही थी कि मुझे जो कहो मैं मोदी सरकार से करवा सकता हूँ, और वो हो गया। हाँ, जातिगत जनगणना हो गई। और इसमें अगर किसी को क्रेडिट सबसे ज्यादा जाता है तो राहुल राहुल गांधी, गांधी। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तीन लोग। तो सर जब हमारा सीमा पे तनाव चल रहा है, ऐसे में ये मोदी जी को अचानक क्या सूझी कि वो रावण और दुर्योधन बनने तैयार हो गए, बकौल देखिए योगी आदित्यनाथ। देखिए ये तो जो अभी पिछले 3-4 महीने से ये जी जो पार्लियामेंट चली और जो सब तमाम मसले चल रहे थे जी पॉलिटिकल, जब चुनाव होते थे तो राहुल गांधी ने ये बात बहुत तेज़ी से उठाना शुरू की थी पार्लियामेंट में, बार बार कहा था कि जाति गणना करवा हम्म, के रहूँगा। तो जातिगत जनगणना की बात करवा के रहूँगा और अचानक इनका ये ऐलान कर देना जी इस बात का प्रतीक है कि जनगणना की ज़रूरत देश में हम्म, थी। जी और अभी तक जो बीजेपी इसका विरोध करती थी कि ये देश को बांटने वाली मांग है, और सारे बीजेपी के लीडर यही बात कहते थे कि राहुल गांधी देश को बांटना चाहते जी हैं, ये एक दूसरे को अलग करना चाहते हैं। तो हम्म, ये एक देशद्रोही वाला मतलब संकेत देने लगे थे कि ये जितना भी काम करते हैं राहुल गांधी को। लेकिन आज बीजेपी ही के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं कि मोदी जी ने जातिगत जनगणना कह के बड़ा अच्छा काम कर दिया, और कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। अब जब जब उल्टा बयान दिया गया। आज धर्मेंद्र प्रधान जी पीसी कर रहे थे तो कह रहे थे हम तो 11 साल से इस पे लगे हुए थे। अब ये कोई, लेकिन सर एक यहाँ दिलचस्प बात है, जब कल केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद पीसी की, तो उन्होंने ये तो कहा कि जातिगत जनगणना होगी, लेकिन टाइम नहीं दिया। अब जैसे आपको याद होगा कि महिला संसद में महिला आरक्षण पर विधेयक पास हुआ था, अब उसका पता नहीं है आज तक कि वो कब से लागू होगा। दूसरा एक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है सर कि 2025-26 का जो बजट अलॉट हुआ है, उसमें जनगणना के लिए कोई बजट ही नहीं है। जितना बजट दिया गया था वो तो खाली स्टाफ के वेतन पे खत्म हो जाएगा। तो एक जनगणना कराएंगे कि खाली इस समय पाकिस्तान से ध्यान भटक जाए, जो अंधभक्त हैं, जो चाह रहे हैं कि जल्दी कुछ हो, को मोदी जी कर नहीं पा रहे हैं, उनका 56 इंची सीना पता नहीं कहाँ चला गया है, विश्व गुरु का आजकल डाउन चल रहे हैं। एक बात और पता चली सर कि रूस ने चीन को S-400 मिसाइलें दे दी हैं। अब चीन तो लाजमी बात है हमारा दोस्त है नहीं, हम्म, तो उसका उपयोग पाकिस्तान के लिए ही करेगा। हम्म। तो जब बजट ही नहीं है तो ऐसे में जातिगत जनगणना कब कराएंगे, उसका कोई डेट टाइम नहीं दिया उन्होंने, क्या कहेंगे सर। अब देखिए इसमें तो ये है कि ये एक जैसे चुनावी मुद्दा उछाला जाता है जी कि एक ऐसी बात बोलो कि फेवर में हमारे सब चीजें होने हाँ, लगी। बिहार का चुनाव है, तो बंगाल का है। सीधे सीधे बिहार का चुनाव दिख रहा है, हम्म वहाँ पिछड़ी जात के लोग वोटर्स बहुत हैं। हम्म तो इसका लाभ कहीं ना कहीं तो बीजेपी को मिलेगा। हम्म जातिगत जी जनगणना की बात अगर इन्होंने कह दी है तो लोगों के प्रति उन्होंने एक सहानुभूति व्यक्त कर दी है। जी तो अभी तक मोदी जी और उनकी पार्टी खुद इसका विरोध कर रही थी, तो वहीं बिहार में ये खड़े होकर के लालू प्रसाद और इनके परिवार के पार्टी जी के जो लोग जितने थे, इनका बेटा चीफ मिनिस्टर क्या नाम उसका, जी वो भी कह रहा था कि नहीं ये होगी जातिगत जनगणना, चुनाव को पहले करानी चाहिए, और ये वो तो जोर दे रहे थे राहुल गांधी भी इधर और अखिलेश यादव। जी तो बहरहाल ये देखिए ये अभी कहा है, क्या होगा उसमें क्या नहीं होगा, जनता तो बस वही होती है कि जो मोदी जी कह दें। हाँ, कौवा कान ले गया उससे दौड़ो, पहले कि मंगलसूत्र और भैंस चुरा ले मुजरा जाएंगे, ऐसी मछली, जातिगत पे हुआ हाँ। था। अब जातिगत का ये था कि बांट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर और लेंगे, योगी जी एक नारा दिए थे कि बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे, तो इस तरह जब जैसे न होंगे। लेकिन इस सबसे बड़ी बात इसमें ये है हम्म धर्मवीर जी कि जो माहौल अभी तक देखिए कि उस वक्फ बोर्ड के संशोधन विधेयक को लेके था, उसको लोगों को भुला दिया गया। हम्म पहली घटना आतंकवाद की हो गई, तो आतंकवाद के नहीं, ऊपर लोग वो तो खड़े हो एक गए। महीने से सीरीज है। एक पहले वो जस्टिस वर्मा थे, उनके घर से नोट मिला, हाँ, हाँ। वो भुला दिया गया। तो सिलसिलेवार नहीं, औरंगजेब और सबसे चलिए हाँ, फिर सब चल रहा है। जितना भी मुसलमानों के खिलाफ वो चला माहौल, और फिर वो सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने बिल्कुल, कहा कि नहीं आप कैसे कर रहे हैं ये वो, तो ये देखा गया, तो फिर ये वो अचानक ये बात पैटर्न का बन गया है। ये हुआ। तो अब ये इस पर सवाल जवाब शुरू होने लगा था कि किसकी चूक है, पूछो देश किसके नियंत्रण में है, कौन है। हाँ, तो गृह युद्ध वाला गृह श्रीकांत युद्ध दुबे ने रहा, कहा था। और उस पर सुप्रीम कोर्ट पर तमाम आरोप लगने लगे। तो अब ये कि जातिगत जनगणना को लेकर लोगों का ध्यान उधर घुमा दिया गया। अब सर भाजपा के कई नेता कह रहे हैं कि वो मोहन भागवत जी से परसों मिले थे योगी मोदी जी,
तो उसमें ये हुआ। अब एक चीज मुझे नहीं समझ में आई, अगर आरएसएस का इतिहास देखा जाए तो रज्जू भैया को छोड़ के बाकी सारे के सारे जितने भी हुए हैं आरएसएस के संघ प्रमुख वो सब ब्राह्मण हुए हैं। तो क्या आरएसएस जातिगत जनगणना के बाद या उससे पहले अपना संघ प्रमुख किसी दलित को बनाएगी? आपको लगता है सर? देखिए, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी कवर करता था, जी तो मैं मुख्यालय जाता था, तो मुझे याद है कि वो जो हमारे राष्ट्रपति बने थे, जी लंबे वाले, हाँ, रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी, जी तो भी उनके पास भी वो अध्यक्ष थे उसके, दलित उसके हम दलित मोर्चा के थे मोर्चा वो। के अध्यक्ष थे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे नीचे कुर्सी रखकर। हम्म, और वो तो मैंने पता किया कि ये वहाँ क्यों नहीं करते, तो किसी ने दबी जबान से कहा कि अरे भाई वो ब्राह्मण लोग वहाँ बैठते हैं। हम्म। जहाँ से बड़े बड़े केशरीनाथ त्रिपाठी, लालजी टंडन, कलराज मिश्र, जब भी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, मुरली मनोहर जोशी, जगन्नाथपुरी मंदिर में भी नहीं जाने दिया गया था वो। हाँ, तो वहाँ बैठते थे। ये बेचारे नीचे कुर्सी पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो वो तो ठीक है, उनकी तकदीर में लिखा था, इतना बड़ा पद उनको मिला, और वो उसके एहसान से कुछ कह भी नहीं सकते कभी बीजेपी में, लेकिन बीजेपी से उनको मिला भी। तो वो मैंने देखा था। अब ये कि जो आप बात कह रहे हैं इसमें अभी, कि उसमें जो है वो, क्या आपने कहा ये, कि आरएसएस का जो संघ प्रमुख हाँ, है। संघ प्रमुख बना ही नहीं सकते, कभी सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अच्छा सर, कल कलकत्ता में दीघा एक जगह है, तो वहाँ ममता बनर्जी ने एक बढ़िया कार्ड खेला, हिंदू कार्ड। उन्होंने जगन्नाथ पुरी के तर्ज पर एक जगन्नाथ हाँ, भगवान का एक भव्य मंदिर बनवाया है। बनाया, उद्घाटन कराया उसका। कल उद्घाटन कराया, जिसमें विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी न्योता दिया गया था, प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को दिया गया था, और बीजेपी के एक बड़े नेता है दिलीप घोष जी, उनको भी दिया गया था। दिलीप घोष जी खाली गए। दिलीप घोष जी के बारे में 4 लाइन में बता दूं सर, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, वो संघ की खाटी पृष्ठभूमि से आते हैं। केसी सुदर्शन साहब जब संघ प्रमुख होते थे तो उनके निजी सचिव थे, अच्छा, एडाहा पोस्ट पे आए थे बीजेपी में। और भाजपा का जो गठन किया गया था उसमें दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। एक सिकंदर बख्श जिसे भाजपा भूल हाँ, गई है, हाँ, और एक दिलीप घोष साहब भी थे उसमें। हम्म, अब दिलीप घोष साहब चूंकि संघ में थे तो उन्होंने वो विवाह नहीं किए थे, अभी जल्दी उन्होंने विवाह किया है। अच्छा, हाँ, उनको चूंकि संघ में अलाउ नहीं है, तो उन्होंने रिंकू मजूमदार के साथ किया है। बहुत पुरानी उनकी मित्र थी, मतलब वो कई बार कह चुकी नहीं तो थी। यहाँ तो इजाजत लेके दिनेश शर्मा ने भी की थी, वो भी हाँ, शादी नहीं की। दिनेश शर्मा जी ने, हमारे योगी और मोदी जी ने तो की और छोड़ दिया, हम्म, उनकी तो खैर बातें अलग है। हम्म, तो उसमें ये जो हमने रफीक सादानी वाला सुनाया था हम्म, कि तू जितना समझा तो उतना महान थोड़ा है, खान तो लिखत है लेकिन पठान थोड़े है, ये वो एक सौमित्र खान है, हम्म, टीएमसी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे। अच्छा, अब उनको बड़ा खराब लग रहा है वो भाजपा में है। अच्छा। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, हमको तो ये बिल्कुल उसी तरीके से राम मंदिर के न्योते की तरह से लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से, यानी केंद्र सरकार की तरफ से सबको, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हाँ, मतलब सबको न्योता भेजा गया था। राहुल सोनिया नहीं आए थे। अखिलेश को, इनको, उनको, तो सब ने ये जवाब लिखा था कि ये सरकारी कार्यक्रम थोड़ी है, तो देश में मंदिर बन रहा है, जिससे सरकार से क्या मतलब है, और आप कौन होते नियंत्रण देने वाले? वो जो वहाँ कमेटी है वो बुलाएगी, और हम, हमारी मर्जी के हिसाब से हमें जाना है। भाई आपने तो मुझको बिल्कुल ये भी वैसे ही लगा है प्रोग्राम की, ये जो टीएमसी ने नहीं, तो तब ये जितने भाजपा कह रहे थे राहुल गांधी सोनिया गांधी देशद्रोही है, तो अब यानी शुभेंदु अधिकारी देशद्रोही है। हाँ, भगवान। और याद है सर, इस बार जब 240 सीटें लोकसभा में आई और उड़ीसा जीती भाजपा, तो इस बार मोदी जी ने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया था, जय जगन्नाथ लगाया था। जगन्नाथ लगाया था। तो अब जय जगन्नाथ का मंदिर बना और शुभेंदु अधिकारी नहीं गए, सवाल उठने लगे थे कि देखो, तो यानी कि जगन्नाथ भगवान को नहीं मानते, देशद्रोही है। दर्शकों नोट कर लीजिएगा। तो ये चीज जो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो अभी पश्चिम बंगाल में मंदिर को लेकर दिलीप घोष जी गए, बीजेपी के सांसद हैं वो, उसके बावजूद वो गए, उन्होंने वहाँ ममता जी की, बनर्जी की बड़ी तारीफ की सरकार की, कि बड़ा अच्छा मंदिर बना है, बड़ा, मतलब उन्होंने आभार व्यक्त किया। कद्दावर नेता रहे दिलीप घोष जी। और वहाँ की पार्टी ने भी, उनकी पार्टी ने भी इनको जो है, तृणमूल कांग्रेस ने, टीएमसी ने भी इनका बड़ा स्वागत किया। हालांकि शुभेंदु अधिकारी और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो नहीं गए, उन्होंने इनको, इनके काफी, यानी उसमें सौमित्र खान ने इनको निशाने पर लेते हुए बहुत कुछ कहा दिलीप घोष को। अब सर, मोदी जी की तो बहुत सारी योजनाओं पर लोग डिस्कस कर चुके हैं, हवा हवाई साबित होती है, ज्यादातर उनका जो जुमले रहता है। अब मोदी सरकार का लक्ष्य था कि प्रतिवर्ष 13 लाख बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया जाएगा, हुए खाली 468, और 2030 तक 1 करोड़ 84 लाख
बंधुआ मजदूरों की मुक्ति और पुनर्वास का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2023-24 में 500 बंधुआ मजदूरों का भी पुनर्वास नहीं हो पाया। तो मोदी जी योजना तो बहुत बढ़िया बढ़िया बनाते हैं। गंगा सफाई बनाया था एक योजना, आज पता ही नहीं गंगा माता कहाँ है। उनको बुलाई थी, बताए थे ना मैं आया हूँ ना मुझे किसी ने बुलाया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। उत्तर प्रदेश की स्थिति तो और खराब है इस बंधुआ मजदूरी से मुक्ति पे, क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये बिल्कुल वही वाली बात है कि सरकार बड़े ओहदे पर से मंत्री बैठ करके गरीबों का दर्द इसलिए बयान करते हैं हम्म। कि जिन लोगों ने वोट दिया है, जिनके नाम पर वो हुकूमत में बैठे हुए हैं जी। इनकी ताकत से, उनमें ये बात तो चली ही जाए कम से कम कि हम आपका दर्द रखते हैं। हम्म। आप देखते हैं कि चुनाव में इसीलिए दलित भोज होता है। हाँ फला नेता गए और वो भीतर की बात है कि वहां पर वो सफाई धुलाई और ये वो हाँ, करा पूरा ये वरा सब करके होता कि है। मुसार का घर है, यहाँ कैसे खाएंगे, वो खाना पंडित के घर से बन के आ जाए, या हाँ, खाना, नई थाली आती या है, नई किसी ने बताया कि खाना ले जाके पैक करके दे दो, हम खा लेंगे, और रास्ते में किसी को दे दिया या फेंक हम्म। दिया, क्या किया। तो ये वो वाली बात है कि कह दो। अब भाई आप उनका मजदूरों का आज मजदूर दिवस है, जी, बताइए। इसीलिए अब मुद्दा बंधुआ, उठाया। हाँ, बंधुआ मजदूरों की आज भी यह हालत है कि बेचारे 24-24 घंटे काम करते हैं, इतना खाली दाल रोटी और एक टीन शेड उनको छप्पर मिल जाए रहने का, वही अपनी समझते हैं। जितने भी भट्ठा वट्ठा चला रहे हैं बड़े बड़े लोग, वो क्या करते हैं कि एक मैदान में एक टीन शेड लगा देते हैं, ऊपर एक हैंडपंप लगा देते हैं, और पूरा पूरा, ज्यादातर तो सड़क पे सोते हैं, जो हाँ, रिक्शा चलाने वाले हैं या डेली मजदूरी करने वाले हैं वो तो फुटपाथ पे सोते हैं। असंगठित मजदूरों की तो यही हालत है वो कि चूल्हा अब सड़क पे सारे जलाते दिन हैं। बिल्डिंग में जहाँ काम किया वहीं वही। लेट के सो गए, फिर हम्म। वहीं सुबह हुई, फिर वहीं काम पर लग गए। सर, हमारे अविनाशी मोदी जी के बहुत खास माई फ्रेंड ट्रम्प है, राष्ट्रपति। वो बता रहे थे 1500 साल से भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। वो कहावत है कि खरबूजे को भारत और देख, पाकिस्तान बना कब? 1500 साल से चल रहा है। शायद मोदी जी इस मामले में सही बोलते हैं ख- कि 70 साल थे। और खरबूजे को देख के वो दोस्त दोनों एक टाइप का, संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ जाए। तो पहलगाम हमले पे अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से बात की, और दोनों कह दिया आपस में बैठ के बातचीत कर लो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब सवाल उठ रहा है कि 56 इंची सीना हमारे मोदी जी का, विश्व गुरु मोदी जी, लंका डंका इनका बचता है। जितने अंधभक्त चिल्लाते हैं कि वो मोदी जी गए थे तो उन्होंने, ट्रंप ने कुर्सी खींच के उनको बैठाया, ये किया वो किया, क्या कहेंगे सर? ये क्या मामला है? पाकिस्तान को कोई हम जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है पाकिस्तान, कह रहा है कि वो जो वहां पे यूनाइटेड नेशन में हमको जो चिट्ठी दी गई उसमें उसको सिंधु जल संधि को स्थगित करने की लाइनें नहीं लिखी है। नहीं तो तो क्या मौखिक, भारत से झूठ बोला जा रहा अरे है? तो ये तो अभी कहा है ना, ऐलान किया है ना, उसको तो बाकायदा प्रोसेस होगा। वो तो तरीके से ही बंद हो सकती और है अभी संधि तक ना। मोदी जी ने कोई रास्ते संधि नाम में संबोधन नहीं किया। बदलाव, संधि को तोड़ना, खत्म करना, उसके हम्म। लिए उसी तरीके से होगी जैसे संधि की गई थी। हम्म। खाली कह देने से नहीं होती, उसकी औपचारिकताएं की जाएंगी। लेकिन भारत ने अपना नजरिया जाहिर कर दिया है कि हम, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है कि हम अब पाकिस्तान के तहत कि इस तरह की कोई संधि नहीं करें। नहीं तो ये ट्रम्प पे क्या कहेंगे सर? वो तो कह रहे हैं कि नहीं, आपस में बैठ के देखिए, समझौता कर ये लो। बात आपको मैं पहले भी कहा, पहले भी हमारी जो आपसे चर्चा हुई है, जी। तो उसमें आपने ये आतंकवादी घटना जब हुई थी तो जी। आपने हमसे पूछा था जी। कि अब क्या होगा। हम्म। तो हमने कहा होगा क्या कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए अमेरिका बयान देना शुरू करेगा। अमेरिका, रूस, जितनी बड़ी चीन, जितनी बड़ी ताकतें हैं, वो कहेंगे भाई तनाव कम करो। उसमें हमने आपको वाकया भी सुनाया था कि इसमें मुशर्रफ और अटल जी आए थे, हम्म। और फिर जी। वो कारगिल युद्ध हो गया तो यहाँ से गाते हुए गए कि हम युद्ध होने नहीं देंगे, उधर से मुशर्रफ ने काम जंग कर जंग लगा छेड़ के दिया। काम लगा दिया था। हाँ। तो ये बात मैंने कही थी कि जब ये होगा यहाँ पर और पाकिस्तान से भारत का तनाव बढ़ेगा, हम्म। तो अमेरिका ये शुरू कर देगा, और वहाँ की विदेश मंत्री और विदेश सचिव और सब लगातार दोनों से संपर्क करके ये बात कह रहे हैं कि भाई अब तनाव कम करो। जी। अब वैसे भी और पाकिस्तान लगातार उन लोग की शरण में है, उनसे पूछ रहा है कि हम क्या करें, हम टर्की क्या उसको करें। समर्थन दे रहा है, चाइना दे तो रहा है। भारत के प्रति ऐसा खराब बातें पाकिस्तान इन लोगों के पास पेश कर रहा है कि हमारे ऊपर हमला कर देंगे, हमारा कोई कसूर नहीं है। हाँ, वो कुलदीप, इससे इनकार कर रहा है कि हमने आतंकवादी घटना में अब कुलदीप यादव का नाम ले रहा है हाँ, कह रहा है हमारे पाकिस्तान। पास जिंदा सबूत है, जिंदा सबूत है बिना मतलब हम का। पेश करेंगे। तो मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इस तरह की बातें हैं उसमें, मतलब एक ये तो होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कि भाई अगर दो देशों में, जैसे यूक्रेन और रूस में हुआ तो भी ये बात चली, साथ भी दे रहा है अमेरिका,
हथियार भी दे रहा है, हाँ मरवा इतने भी सालों रहा है। से चल रहा है। हाँ, इससे पहले वो जो बाइडेन थे बार बार कहते थे उससे, इसराइल वाले से, कि भाई तुम खत्म करो युद्ध, ये कितना मारोगे, क्या है, बहुत गलत हो रहा हो, साथ दिए चला जा रहा है। अब देखिए हमारे यहाँ तो जातिगत जनगणना पे बहस शुरू हो गई है, भगवान जाने क्या होगा। नहीं, लेकिन कामयाब तुम हो गई भाई। देखिए बीजेपी सरकार इस मामले में कामयाब है कि उसने नया मुद्दा दे दिया है। हाँ अब लोग ना वो कारगिल, अरे वो कह रहे हैं ना पहलगाम। पहलगाम पूछेंगे ना पाकिस्तान पूछेंगे। और उसके लिए मोदी जी ने अमूल का जो दूध है 2 रुपया बढ़वा दिया है कि पहलगाम से युद्ध करना है, जातिगत जनगणना करानी है, तो बजट में पैसा है नहीं जनगणना के लिए, तो 2 रुपया ज्यादा देके आप अमूल का दूध अब खरीदिए। खाली कह दिया है जातिगत जनगणना होगी, कब कब होगी होगी गॉड क्या नोज होगी, ओनली। कुछ नहीं। अब चलिए लाला रामदेव जो है इनका दिमाग नहीं सही हो रहा, फिर उन्होंने सरबत जिहाद मामला में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अपनी ही दुनिया में जीते हैं बाबा रामदेव, जारी होगा अवमानना का नोटिस। अब क्या कहेंगे सर, ये क्या है, लाला रामदेव को कहाँ भेजा जाए। देखिए लाला रामदेव की हालत ये हो रही है कि हम्म। अभी जब इस वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के हम्म। सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए पर, यानी उसके दृष्टिकोण पर, जब बीजेपी हम्म। वालों ने हम्म। ये देखा कि ये तो हमारे खिलाफ जा रहा है मामला, हम्म। तो वो सांसद हमारे निशिकांत दुबे जी क्या बता रहे थे नाम और उसका, गृह युद्ध कराने गृह को बता युद्ध, रहा और था। क्या क्या इल्जाम लगा दिए। हम्म। और मामला जो यहाँ तक हुआ कि कोर्ट में मतलब कोर्ट ने उसको संज्ञान लेना शुरू किया कि हम्म। बीजेपी जब वो गए कि साहब आपको जो है यहाँ ये करा दी, यहाँ पर वो राष्ट्रपति शासन लगा दी मुर्शिदाबाद युद्ध को लेकर के, जो वहाँ मारपीट गृह युद्ध चल रहा था वहाँ अब पर। नहीं, इन्होंने फिर एक रुआवजा पे एक नया वीडियो जारी तो कर वही दिया। मैं कहना चाह रहा हूँ, उनको उसी रोशनी में ये लगा कि हम्म। अगर कोर्ट को ये लोग इस तरह से नकार रहे हैं, हम्म। जजेस पर इस तरह कह रहे हैं हम्म। कि हम नहीं मानते, तो मैं क्यों मानूं, हम्म। ऐसा मेरा मानना है। हाँ उनके वकील कि कह रहे हैं हाँ, नायर साहब। कोर्ट ने कह दिया, हम्म। कोर्ट कहाँ जा रहा है देखना कि हम क्या कर रहे जी। हैं, फिर वीडियो जारी कर दिया। हम्म। लेकिन अब कोर्ट यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट बड़ा सख्त हो गया, अब हाँ। बाबा को तलब कर लिया, फिर से वो देखिए उस पर बहुत बड़ा एक्शन होगा। हाँ बुलाया है उनको, बहुत बड़ा ठीक आओ। होगा। आज सर हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं महामहिम आनंदीबेन पटेल जी, उनकी पुस्तक का लोकार्पण था, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी भी थे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी थे। तो उनके जब वो बंगाल पश्चिम बंगाल गवर्नर थे तो उनके निजी सचिव हुआ करते थे गुप्ता जी, सुरेश चंद्र सुरेश गुप्ता चंद्र गुप्ता जी, तो बुजुर्ग हैं। तो उनको देखने आज वो वालदा कॉलोनी निशादगंज है, जब मैं आज आ रहा था ऑफिस तो इसीलिए आज रूट डाइवर्ट किया गया था क्योंकि महामहिम उपराष्ट्रपति हाँ, जी को नगर आना था। निगम की कॉलोनी बांदा हाँ कॉलोनी कहलाती है। वैसे तो वो मेरा ख्याल है कि शायद पेपर मिल कॉलोनी हाँ वो है कहलाती है। पेपर मिल का, पुराने जमाने में वालदा कॉलोनी हुआ करती थी। हम्म। तो आए थे उपराष्ट्रपति जी, आजकल उपराष्ट्रपति जी की चलती अच्छी है, हो सकता है अगले राष्ट्रपति वही हो। हम्म। तो क्या कहेंगे सर कि उपराष्ट्रपति जी अभी तक इस पे कुछ नहीं बोले पहलगाम हमले पे कि क्या करना चाहिए भारत को। राष्ट्रपति जी ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर तो हमारी कुर्सी हिलाने लगे थे लोग। वे बोले, एक आध बार बोले, लेकिन कोई कड़ा संदेश उन्होंने नहीं दिया। हाँ, ये है कि लोग को जो है देश के इतने बड़े जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद अपने देश के लिए कुछ बोलना चाहिए था, तो अभी तक आए नहीं। हो सकता है कि आज आए हैं यहाँ पर यात्रा में अपना कुछ वो ऐसा। सुप्रीम कोर्ट सर एक याचिका गई, अब तो हर चीज में तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच हो। हम्म। अब जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए, हम्म। कहे मतलब ये क्या भाई फालतू चीज है, जब मोदी जी ने कह दिया है कि मिट्टी में मिला देंगे, धरती के आखिरी छोर तक जाके मारेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बताया मोदी जी ने। और जब मोदी जी ने बताया तो उसके बाद एक पत्रकार है बहुत बड़े, उन्होंने कहा अंग्रेजी में इसलिए बोले कि अमेरिका तक संदेश पहुंच जाए। अरे बेवकूफो, अमेरिका ट्रांसलेट कर लेता है, चाहे हिंदी में बोलो चाहे अंग्रेजी में बोलो। हम्म। आज भी अंग्रेजी में हाँ, बोले। ये लोग अपनी तकनीक जानते हैं कि हम हिंदी बोले में नहीं सुन पाएंगे, उन्हें जानते हैं कितना आगे अमेरिका तो टेक्नोलॉजी में। सर जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी, क्या कहेंगे सर ये क्या हो रहा है भाई कि उन्होंने देखिए उन्होंने मतलब इसको जो है फटकारते हुए इसको खारिज किया, और बहुत ही मतलब उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप लोग अब जिम्मेदार हैं, इस तरह के काम ये बताइए ये कहाँ से ये हो गया है कि जज जो है वो जांच करेगा, वो कहाँ से जांच विशेषज्ञ हो गया है। जी यही बात उनके वकील से कही। जी तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अच्छा साहब वो हमारे और उसमें बिंदु हो, उस पर गौर कर लीजिए। जी तो उस पर जो बिंदु थे वो भी उन्होंने कहा इससे जो है मतलब हर्जाना देना या मुआवजा देना या वो करना, वो भी हमारे दायरे से बाहर है। कोर्ट इसमें क्या कर सकता है, सरकार का काम है। आओ फिर आप दिल्ली हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं?
तो उसमें उसने ये भी कहा हम्म, कि अच्छा साहब वो जो कश्मीर के लड़के हैं पढ़ने वाले का ना वो बिंदु आपने इसमें रखा ही थी, हम्म, उस पर आप बात कर रहे हैं। तो ले दे करके सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में नाराजगी जताई कि हर बात पर कोर्ट में आना और हम्म, कहना कि जांच आयोग बता दी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, तो ये गलत है। हम्म। जज का काम है कानून के हाँ, ये तहत काम कार्यपालिका फैसला का है, सुनाना, हाँ विधायिका का है। कानून में न्याय देना काम है उसका, हम्म। काम जांच करना नहीं। अब सर एक बड़ी मजेदार घटना पता चली, झांसी में एक हम्म, रक्षा थाना है, उसके अंतर्गत एक गांव आता है डेली। हम्म, तो वहां पे एक प्रेमिका आई, हम्म, वो दूल्हे को अगवा कर ले गई मंडप से, और बोली कि प्यार अगर मुझसे करोगे तो शादी किसी और से कैसे करोगे। अरे क्या कहेंगे, आजकल ये रईसी घटनाएं रोज मिल रही हैं भाई। ये महिला सशक्तिकरण का कौन सा उदाहरण है। अब झांसी में इस तरह का वाकया हुआ, हमने भी सुना है और उसको झांसी, रानी झांसी की कि का झांसी एरिया है की वो। रानी, हाँ तो वहाँ की महिला सुनते हैं कि वो जिस लड़के से उसका प्यार था 10 साल से था ये प्यार, हाँ, वो और वहाँ, दोपहर की घटना, हाँ दिन वो दहाड़े। और साहब हैरत की बात है कि दल बल परिवार लेके गई, हाँ, अकेले नहीं गई, पूरी फौज थी उसके फौज साथ। के लेके गई, लड़के को वहां से मंडप से उठाया हाँ, और वहां के घर वालों ने मुखालफत की तो सबको झड़कार दिया कि समझ नहीं रहे, उसका विरोध देख के तेवर देख के ये लोग चुप हो गए हाँ, और लड़के को लेकर के सीधी अपने गांव वापस चली गई हाँ। और कहा कि प्यार हमसे और शादी किसी और से। ये तो नहीं और हो ऐसे सकता। ही एक वाकया हमने सुना, कोई समझी और समधन भाग गए हैं अरे ये तो समझी समझन का तो आजकल बाहर और चल रोज रही है। अखबार में इस तरह की रोज बातें निकल आ रहा रही हैं। है। क्या हो रहा है ये? पता नहीं क्या हो रहा है सर। बहरहाल बहुत अफसोसनाक है इस तरह की घटनाएं होना, समाज में एक मतलब गलत धारणा बनती चली हम्म। जा रही है लोगों की। तो आज के लिए इतना ही बस। अब मुझे तो यही लग रहा है सर कि मोदी जी आजकल दो शेर जरूर पढ़ते होंगे। एक वो किसी पिक्चर का की दो लाइनें थी कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे ना हम, तुम तुम रहे रहे ना ना तुम। तुम। तो ट्रम्प के लिए गा रहे होंगे, दूसरा एक और गा रहे होंगे। ट्रम्प ने तो उनको ऐसा धोखा दिया है 1500 साल में कि जो किसी ने मोदी जी को वक्त नहीं ने दिया। किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम हम रहे ना हम। हाँ, एक और था एक शेर, मोदी जी गाते होंगे, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ वाटर बहुत कम था। वाटर ने जो ट्रम्प समझ जाए ना, क्योंकि अरे मोदी जी क्या भी बोलते वाटर हैं ही ना समझ गया आजकल आपने, जल और हिंदी पानी अंग्रेजी। नहीं कहा आपने। तो मोदी जी आजकल यही तो शेर पढ़ रहे होंगे जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ट्रम्प ने उनको दे दिया धोखा पाकिस्तान के मामले पे। अगर ट्रम्प ने थोड़ा भी दिया होता साथ, तो जब पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, तो मोदी जी अब तक तो 56 इंची सीना लेकर के विश्वगुरु, अब तक तो वहां बाइस्कोप बाइस्कोप लेकर अच्छा दस ये पंद्रह फोटो तो बताइए, खिंचा ही चुके होते। अभी तक टैरिफ के मामले में उनका नजरिया नहीं समझ पाते नहीं, दोस्त का? टैरिफ वाले में तो एक मामला, हाँ सर ये बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। टैरिफ भूल गए ये कि हमारे टैरिफ पे पास। गुपचुप तरीके से भारत सरकार टीटी करने जा रही है अगले हफ्ते, घुटने टेकने जा रही है अच्छा अच्छा, अमेरिका चलिए के अब सामने। उसको किसी और चर्चा में शामिल हाँ, करिएगा। उसको करेंगे। मेरा ये इशारा था कि वो तो उनके नजरिए को पहले ही दृष्टिकोण को समझ गया कि दोस्त है लेकिन हाँ। हमारे खिलाफ सब करते हैं, तो ये आतंकवादी मसले में कहाँ से उनके साथ हो, तो कह रही तनाव कम करो मिल के रहो। बस मिलकर रहो, हाँ, अपना बाजा बजाओ बजा खुद। बजा। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार।